अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पल्मोनोलॉजी पोर्शन फ्रॉम योर ब्लॉक 9 माइनर्स मेडिसिन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली पल्मोनोलॉजी या लंग डिसऑर्डर्स जो हैं इनको हम ब्रॉडली दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है ना, देर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, और रिस्ट्रिक्टिव बहुत कम पूछी जाती है, इसलिए बुक से हम उनको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ पास पेपर में जो उनके सिनेरियोज आए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर भी एग्जाम ओरिएंटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्थमा है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई इसको मैंने सोचा कि मैं आपको बुक से ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ, ताकि आपको कोई इसमें क्यूरी ना रहे। ठीक है, तो एस्थमा हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पैथोलॉजी के अंदर इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी होगी कि एस्थमा क्या होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसके अंदर कुछ लोग दे आर प्री डिस्पोज टूवर्ड सर्टन एंटीजन्स, जिसकी वजह से उनके अंदर नॉर्मली वो एंटीजन्स कोई रिस्पॉन्स इनिशिएट नहीं करते, बट कुछ लोगों के अंदर वो एंटीजन्स जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। वो इतना रैपिड और बहुत हाई लेवल का इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि उससे उनको एक डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम एस्थमा कहते हैं। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिवर्सिबल डिसऑर्डर इन अ सेंस कि आप जो है अगर उस पोलन से दूर रहेंगे तो आप जो है वो आपको एस्थमा नहीं होगा, आप उस एंटीजन से दूर रहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अगर उससे एक्सपोज रहेंगे तो फिर होता रहेगा। ठीक है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी ऐसा नहीं है मतलब इसके एक्यूट फेजेस होते हैं, बट ये अगर किसी को एक बार हो गई है तो फिर वो लंबे अरसे तक जो है वो चलती रहेगी। इसमें क्या होता है, आपका जो एयरवे है, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द एयरवेज। ठीक है, कुछ डिजीज़ेज़ हैं, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कुछ लोगों को स्किन एलर्जी होती है कुछ चीज़ों से, जो नॉर्मली नहीं होती लोगों को। इसी तरह कुछ लोगों को एयरवे एलर्जीज़ हैं, एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी है टू सर्टन एंटीजेंस, जिसकी वजह से उनका एयरवे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। इतनी ज़्यादा रिएक्शन होता है कि वो बंद हो जाता है, और सांस आना उनको जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, और वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अस्थमा के लिए। इट इज़ बेसिकली एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी एंड वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसा नहीं होगा कि हर दफ़ा जब भी बंदे को एस्थमेटिक अटैक हुआ है आफ्टर एक्सपोजिंग टू द एंटीजन उसका एयरवे बंद हो गया है। नहीं, कभी उसके डायमीटर कितना रह जाएगा, कभी किसी डायमीटर का होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा। बहुत वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। सो वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते, ये इन्फ्लेमेशन आप एक्सपोज भी हैं उस चीज़ से और इन्फ्लेमेशन लंबे अरसे तक चलती जाएगी, तो फिर इट कैन लीड टू फिक्स्ड एयर फ्लो लिमिटेशन, दैट कैन लीड टू इवन अगर वो चलता रहे तो बंद भी हो सकता है एयर फ्लो, और लंग फेलियर हो सकता है और डेथ हो सकती है। So, acute airway hyperreactivity is a tendency for airways to narrow excessively in response to triggers that have little or to no effect in normal individuals. नॉर्मल इंडिविजुअल्स पर उन एंटीजन्स का कोई इफेक्ट नहीं है, बट कुछ लोगों के अंदर द एयरवेज आर सो मच सेंसिटिव कि दे ट्रिगर्स अ वेरी सर्टन ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स के वो रिएक्शन हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? क्लासिकल ट्रायड होता है, जिसमें ब्रेस्ट वीजिंग होती है। वीजिंग इज़ द ऑडिबल साउंड विदाउट एनी स्टेथोस्कोप, जो आप एक पेशेंट के अंदर सुनते हैं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ब्रेथलेसनेस होती है, कफ होती है और चेस्ट टाइटनेस होती है। एपिसोड्स हैव डायर्नल पैटर्न। ठीक है, यानी अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा बुरे सिम्टम्स होते हैं। वीजिंग मोस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑन एग्जामिनेशन, और एग्जैसर्बेशन अगर होती है, बहुत सीवियर चला जाता है, तो टिकिपनिया, टिकिकार्डिया, डायाफोरेसिस, स्वेटिंग, फिटीग, पल्सिस पैराडॉक्सिस, ये चीज़ें भी मिल सकती हैं। अब ट्रिगर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से एंटीजन्स हो सकते हैं? उसमें रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स, ड्रग्स, एलर्जेंस, इन्फेक्शंस, इमोशनल स्ट्रेस, एक्सरसाइज, कोल्ड टेम्परेचर एंड एयर पॉल्यूटेंट, ये सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने आस्थमा प्लस सिंड्रोम्स। कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो प्राइमरली एयरवेज की नहीं है, प्राइमरली हाइपर सेंसिटिविटी एयरवेज की नहीं है, बट किसी और जगह की डिजीज़ है, बट उसके साथ कंपनी कर रहा है एस्थमा, उसको हम एस्थमा प्लस सिंड्रोम्स कह रहे हैं। जैसे एटोपी है, उसके अंदर एस्थमा भी होगा, एलर्जिक राइनाइटिस भी होगा, एटोपिक डर्माटाइटिस भी होगा, यानी नोज इन्वॉल्वमेंट होगी, स्किन इन्वॉल्वमेंट होगी और एयरवेज की इन्वॉल्वमेंट होगी। शर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है, उसमें एस्थमा, इयोसिनोफिलिया, ग्रेनुलोमेटस वास्कुलाइटिस, उसमें वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। एस्पिरिन सेंसिटिव एस्थमा, उसमें एस्पिरिन सेंसिटिविटी होती है, नेजल पॉलिप्स बन जाते हैं और एस्थमा होता है। सो ये एस्थमा प्लस सिंड्रोम्स हैं। ये वैसे एग्जामिनर पूछ सकता है, आप इसमें एटोपी याद रख लें, कोई एक याद रख लें। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेडिसिन जो कि याद होना चाहिए कि अस्थमा को आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं। वैसे तो हमें समझ आती है ना कि इस बंदे को अस्थमा है जी, कोई चीज़ उसने खाई, देखी, हवा इनहेल की, तो उसको सांस बंद हो गया जी, इसको अस्थमा है। ऐसे नहीं, हम लोग क्लिनिकली ऐसे पेशेंट को लेबल नहीं कर सकते कि इसको अस्थमा है। पूरा प्रोटोकॉल होता है डिजीज़ को लेबल करने का एज अ सर्टन डिजीज़। ठीक है, तो उसको हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहते हैं। पहली बात तो इसका ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मतलब आपको पता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ का सर्टेन पैटर्न है, उसमें FEV1/FVC की रेशो कम होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ का और पैटर्न होता है और उनकी एग्जांपल्स में भी डिफरेंट आती हैं डिजीज़।
तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्पी रिटर्न एमसीक्यू सब में पूछा जा सकता है। सो इंक्रीज इन FEV1 विच इज़ फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एट फर्स्ट सेकेंड, यानी एट फर्स्ट, तो जब यानी कि जब आप फोर्सली आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन, फुल इंस्पिरेशन के बाद जब आप फोर्स्ड एक्सपिरेशन करते हो ना, तो जो वॉल्यूम निकलता है अगर उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% है विद यूज़ ऑफ अ ब्रोंकोडायलेटर, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये एस्थमेटिक पेशेंट है। ठीक है, डिक्रीज इन, क्योंकि ये नॉर्मली अगर आप लेना तो फिर वो कम हुआ होता है, FEV1 रेशियो जैसे मैंने बताया ना ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में कम हुई होती है, तो नॉर्मली अगर वो 15 से कम 15% से ज़्यादा का डिक्रीज़ आया है, लेट सपोज अगर नॉर्मल नॉर्मल होती है 70 to 80%, अगर वो चली गई है 50 पे, ठीक है, यानी कि 15% से ज़्यादा का डिक्रीज़ आया है आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो भी हम उसको एस्थमेटिक लेबल करेंगे। और ग्रेटर देन 20% पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, अब पीक एक्सपिरेटरी फ्लो भी एक डिवाइस होता है, उसमें एक मुंह के आगे कप टाइप बना होता है, कैलिब्रेटेड होता है, उसके ऊपर स्केल लिखा होता है, और ना आप पेशेंट कहते हैं उसके अंदर ना एक्सेल करें, वो एयर की वॉल्यूम को बेसिकली मेजर करता है। तो उसके अंदर भी अगर 20% पीक फ्लो एक्सपिरेटरी फ्लो डायर्नल वेरिएशन आ रही है और ग्रेटर देन 3 days इन अ वीक, कंसेक्यूटिव 2 वीक्स तक यही चीज़ आ रही है, तो उसको भी हम पेशेंट को अस्थमा का पेशेंट लेबल करते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका थोड़ा सा मुश्किल है, बस आपने याद रखना है कि वैसे नॉर्मली 6 मिनट्स की एक्सरसाइज के बाद अगर उसका FEV1 15% से ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है तो लेबल कर सकते हैं, या उसको ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद 15% से ज़्यादा का इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, या पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट पर 20% से ज़्यादा की डायर्नल वेरिएशन आ रही है, तो फिर उसको हम लेबल करेंगे। उसके अलावा मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट होता है, CBC स्किन टेस्टिंग, IG लेवल्स होते हैं, बट जो डेफिनेट डायग्नोसिस होता है ना वो हम इसी चीज़ से बनाते हैं। ये हो गया जी अस्थमा का डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमें पेशेंट को सिम्टोमेटिकली भी मैनेज करना है, उसकी अंडरगोइंग जो इन्फ्लेमेशन चल रही है उसको भी कवर करना है। तो पेशेंट एजुकेशन, अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्योंकि अब ये पेशेंट थोड़ा हाइपर सेंसिटिव है, तो इन्फ्लुएंजा इज़ अ वेरी वेरिएबल वायरस जो कि होता रहता है इन लोगों को, तो आपने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन उसको करनी है कि वो करवाए। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अच्छा अस्थमा की जो ट्रीटमेंट है वो स्टेप्स में होती है, लेट्स सपोज अगर 5 स्टेप्स हैं, तो अगर किसी पेशेंट स्टेप 2 के ऊपर है और उसका कंट्रोल अच्छा नहीं है चल रहा है अस्थमा के ऊपर, तो हम उसको स्टेप अप कर देंगे, यानी आप उसको स्टेप 3 पे भेज देंगे टू गेन कंट्रोल, इसको हम स्टेप अप ट्रीटमेंट कहते हैं। और अगर वो टॉलरेट हो रहा है तो फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स पे नीचे भी ला सकते हैं, 5 से 4, 4 से 3, अगर उसका कंट्रोल अच्छा हो रहा है। गोल ऑफ थेरेपी क्या होता है, टू अचीव कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है। और वो कंप्लीट कंट्रोल क्या है, कोई नॉक्टर्नल यानी रात को उसका सांस ना उखड़े, कोई एक्टिविटी लिमिटेशन ना हो, रिलीवर मेडिकेशन को कम लेनी पड़े, डेली सिम्टम्स उसके कम हो, नॉर्मल PEF और PEV1 रेशो आए, ठीक है। तो ये गोल ऑफ थेरेपी है। अब क्लिनिकल, अब जब इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं ना तो उसमें हमने ड्रग्स को क्लासिफाई किया हुआ है, कुछ ड्रग रिलीवर मेडिकेशंस हैं, कुछ ड्रग्स प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ड्रग्स एक्चुअली जो बेसिकली डिजीज लोड को कम कर रही हैं वो वाली ड्रग्स हैं। अब यहाँ पर ये वो स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप 1 2 3। स्टेप 1 क्या है, इसमें बस आपने ये याद रख लेना है पहले वाला, ठीक है, बाकी आगे डिटेल याद करने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्टेप 1 के अंदर इट इज़ फॉर माइल्ड इंटरमिटेंट एस्थमा, इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं विच इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, फार्मा में भी आपने पढ़ा होगा। शाबाश देने हैं आपने, स्टेप 2 के अंदर आपने शाबाश तो देना ही देना है, प्लस आपने इनहेल्ड लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स याद रखने हैं, ये आपने ऐड कर देने हैं, ठीक है, उसका थोड़ा रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए। उसके बाद स्टेप 3 में आपने ऐड ऑन थेरेपी में एक तो साबा देना है, प्लस लो डोज ICS देनी है, प्लस उसके साथ आपने लाबा ऐड कर देना है। सो पहले में सिर्फ साबा था, दूसरे में हमने लो डोज ICS उसके साथ ऐड किया, तीसरे में आपने उसके साथ लाबा भी ऐड कर देना है विच इज़ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो ये आपकी जो है वो 3 स्टेप्स के अंदर ये वाली मैनेजमेंट होगी। आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या क्या ड्रग्स क्या क्या काम करती हैं। उसके बाद है स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर साबा है प्लस आपकी वो वाली ड्रग्स, अब आपने वो लो डोज ICS थी, यहाँ पर आपने मैक्सिमम डोज ICS पे चले जाना है, प्लस लाबा का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर मैक्सिमम डोज ऑफ ICS प्लस लॉन्ग एक्टिंग, यहाँ लाबा या लामा लिखना था उन्होंने, वो उन्होंने एक स्किप कर दिया है, वो आ जाएगा बेसिकली आपका लाबा, लामा आ जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टेप 4 के अंदर साबा प्लस इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन। उसके बाद है ऐड अ फोर्थ ड्रग, उसमें आप अगर ज़रूरत है तो फिर ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट या थियोफाइलिन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 5 विच इज़ सीवियर एस्थमा, उसके अंदर आपने स्टेप 4 वाली मेडिकेशंस प्लस उनके साथ, अब पहले हम स्टीरॉइड्स इनहेलेटरी ले रहे थे, अब आपने ओरल स्टीरॉइड्स पे चले जाना है, anti-IgE थेरेपी पे चले जाना है, ठीक है, बहुत महंगी होती है बट अगर ज़रूरत है तो फिर आप जा सकते हैं उसके ऊपर। फिर उन्होंने उसकी ओमेजुलुमैब एग्जाम्पल दी हुई है anti-IgE एंटीबॉडी की, ठीक है। ये आपके जो है 5 स्टेप्स के अंदर एस्थमा की जितनी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई है ना इतनी ही आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेट होती है एक्यूट एस्थमा एग्जैसर्बेशन। अब आपको पता है एक बंदे को एस्थमा है
अब अगर वो चला गया किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जन है और सडनली उसको इतनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, रेस्टलेसनेस, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया हो रहा है, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज सिम्पटम्स, डिटोरिएशन ऑफ लंग फंक्शन, इंक्रीज्ड एयरवे इन्फ्लेमेशन सडनली, एक्यूटली। ठीक है, ट्रिगर्स मैंने बता दिए। फीचर्स इसके लिखे हुए हैं, फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट आपने देखनी है। ट्रीटमेंट इसकी आपने क्या करनी है, फ़ौरन से एक तो आपने उसको ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि एक्यूट चीज़ है तो आप ड्रग्स पे बाद में जाएंगे, पहले आपने उसको ऑक्सीजन दे देनी है। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर देना है, सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स देने हैं। अब इसमें ना इनहेल ना ओरल, आईवी स्टीरॉइड्स देने हैं। ओरल भी दे सकते हैं वैसे, बट आईवी देने हैं। और उसके बाद सीवियर है तो इप्राट्रोपियम और आईवी मैग्नीशियम दे सकते हैं, और अगर नहीं ठीक हो रहा तो एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करनी, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा। ठीक है, सो ये एक्यूट एग्जैसर्बेशन ऑफ अस्थमा की मैनेजमेंट है। इन्वेस्टिगेशन अस्थमा के अंदर जैसे मैंने बताया, हम लोग PEV1 और वो वाला करते हैं, PEF यानी पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर से ये मैयर करते हैं, और ABGs करते हैं। ठीक है, जनरली भी अस्थमा के अंदर हम यही करते हैं। उसके बाद जी, अब ये एक और डिफरेंस लिखा हुआ है। अच्छा, अस्थमा आपका इतना ही था जितना आपको मैंने बता दिया है। और हाँ, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग भी करते हैं। किसी भी लंग डिजीज़ के अंदर हम डायग्नोस्टिक्स के लिए ना ये करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पिंक बफर्स और ब्लू ब्लॉटर्स के अंदर क्या फ़र्क होता है? बेसिकली ये आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर ही आता है।